विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाने के मजबूर तो हो गए हैं। इसके पीछे का गणित क्या है, यही सब कुछ समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भाव और जी मौजूद है। नमस्कार भाव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। भाव, तो कांग्रेस ने तो औपचारिक तौर पर प्रियंका गांधी नाम का ऐलान ही किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहे बाहे उन्होंने कहा कि क्या आपको मेरे अलावा उत्तर प्रदेश में कोई और चेहरा दिखता है? तो इसका मतलब यह है कि मैं ही सीएम पद की उम्मीदवार हूं कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें कोई सीरियसनेस है नहीं। अगर पार्टी में आप ही सीरियसली कुछ ले नहीं रहे हो तो और क्या आप जब उल्टे सवाल पूछे, ये नहीं बात नहीं। इसके पहले मैं आपको एक बात बोल दिया था कि जब लोकसभा चुनाव के पहले वो किसी नौका से वाराणसी आई थी, तब पूछा गया, बोले वाराणसी से लड़ो, आप चुनाव लेगी क्या, ये सवाल था। तो उन्होंने उल्टा सवाल किया कि क्या वाराणसी से लड़ू। ये जो इनका तरीका है ना, ये खुद को इंदिराजी समझती है, इंदिराजी है नहीं। जो सवाल है आपको दूसरा कोई चेहरा दिखा, पुरानी बात आपको याद दूं, 77 में इंदिराजी हार गई थी इमरजेंसी के बाद। तो फिर बहुत बड़ा उनका अरेस्ट का ड्रामा हुआ था, नोटंकी हुई थी, वो टूटी थी। बाद में वो मुंबई आई थी और जनता पार्टी लड़खड़ा रही थी, टूट रही थी। तो ये सब चल रहा था। और क्या बोलते उसको, मैंने मेरा ख्याल शायद लोकसभा बर्खास्त हुई और मिटम बुलाया, तो एक हवा चल रही थी कि भाई हेमवती नंदन बहुगुणा जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। तो मुझे याद है आजाद मैदान मुंबई में, जहाँ मराठी पत्रकार संघ का ऑफिस है, वहां की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो बहुत सारे सवाल मेरे को पूछे गए। तो किसने ये पूछ लिया उनको, क्या हेमवती नंदन बहुगुणा आपकी पार्टी में कांग्रेस में आ रहे? तो इंदिरा जी पूछे इज इट, बस दो शब्द बोले, इज इट। जब प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी में समानता है, जब वो बोल रही थी तो उन्होंने जनता पार्टी की सरकार गिरा दी थी, जनता पार्टी को लड़खड़ाया था और पूरा राजनीति को पलटी हो रही थी। उस वक्त उन्होंने पूछा, और मुझे याद है शायद 4-5 बजे की बात शाम को, मैं उस रेस्टोरेंट में था, बस 2 वर्ड बोले थे, ज्यादा कुछ नहीं, आई डोंट, बोलकर निकल गई। और रात को 11 बजे टेलीविजन पर खबर गई कि हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस में ज्वाइन हुए और उनको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। तो ऐसी मजाक नहीं करती थी। सिर्फ दादी ऐसा लिखने से राजनीति होने वाली नहीं है। जो उन्होंने मुंबई में बोला था, हवाई जहाज से दिल्ली चली गई, बहुगुणा पार्टी में आ गए, उनको सेक्रेटरी जनरल कर दिया। दूसरे दिन पूरे देश के न्यूज़पेपर में उनकी ही हेडलाइन थी, मुंबई की नहीं थी लेकिन बहुगुणा की थी। लेकिन उसकी सिक्रेसी उन्होंने कहां तक संभाल कर रखी कि रात को 11 बजे जब लास्ट मोमेंट में पेपर का फाइनल हेडलाइन होता है, उस वक्त वो न्यूज गई और सब जगह पूरे 8 कॉलम की हेडलाइन बनी। तो मेरी दादी बोलने से पॉलिटिक्स नहीं चलती। कुछ दादी की क्वालिटीज ले, उनका संयम, उनका पेशेंस समझ लो। तो ये जो उन्हें मैं छोड़कर दूसरा कोई चेहरा दिखता है, उसकी जरूरत नहीं होती। आपका आचरण भी बहुत कुछ बोलता है, आपको बोलने की तक जरूरत नहीं होती बोलने की। और ये आज उन्हें पूछा कि दूसरा कोई चेहरा, मैं हूं, बोलो ना, बोलो, क्यों नहीं बोलते आप? तो आपने इतना मजाक बना रखा है पॉलिटिक्स, नहीं, मजाक नहीं होता। हर दिन आप कोई जोक्स करते हुए तो आप जोकर बनाओगे। कभी कभार आप एक बात बोल दो और उस पर हंसी मजाक हो जाए तो ठीक है, लेकिन हर दिन आप जब कुछ करते हो तो आप भवन मान हो जाते हो, आप कपिल शर्मा हो जाते हो, आप इंदिरा गांधी नहीं बन। प्रियंका तो वैसे भी जो कैंपेन है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पिछली बार 2 लड़कों का कैंपेन नहीं दिया था, तो अब तो वो भी मिसफायर कर गया। वो लड़कियां पोस्टर में दिख रही थी जिन चुनाव लड़ाने की बात प्रियंका कर रही थी, वो उनसे कितनी ज्यादा तो बीजेपी में आ गई। अब किसी ने एक तो पोस्टर उसने तो बोल दिया कि टिकट के लिए पैसा मांग रहे। तो बात ये नहीं, देखिए क्या होता है कि आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, टेंडर निकालो कि भाई हमको यहाँ बिल्डिंग बनानी है, बंगला बनाना है, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए कम से कम प्लॉट तो चाहिए, जमीन तो चाहिए। आपके पास जमीन नहीं है और आप रोज नया नया टेंडर निकाले, इधर टावर बनाना है, इधर बंगला बनाना है, इधर कोई और बिल्डिंग बनानी है। अरे लेकिन इसके लिए पहले प्लॉट और जमीन होनी चाहिए। ये समझ नहीं पा रहे जमीन का मतलब क्या होता है। पार्टी के पास संगठन होना चाहिए। जब ये संगठन, देखिए अडवाणी हो, वाजपेयी हो, उनके जमाने से पहले से बीजेपी चलती है, उसके पहले जनसंख्या, उसकी कोई जमीन थी, हाँ ठीक है, उस जमीन, वो बंजर जमीन थी, उस पर कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई मशा कम हुई थी तो कोई फसल नहीं आ रही थी। लेकिन बिल्डिंग हो या फसल को लाने के मेहनत करनी पड़ती है। तो जब मोदी जी जैसे, अमित शाह जैसे लोग आए नेक्स्ट जनरेशन में, वो कहां से कहां लेकर गए, लेकिन जमीन तो थी ना, कम से कम जमीन तो थी। 10-12 स्टेट्स में, राज्यों में, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हिमाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उनकी जमीन थी। आज जो फसल कट रहे हम देखते हैं बीजेपी वाले, ये जमीन तो अडवाणी वाजपेयी ने जमीन बना दी थी, पैदा करी थी, खड़ी करी थी। इनकी जो जमीन थी बेचते गए,
अब वो कल पर तो इन्होंने बंगाल की जमीन बेच दी, ममता को बेच दी। आज बंगाल में यानी 67 में इसी ढंग से तमिलनाडु में कांग्रेस हार गई और ऐसे कांग्रेस खत्म ही होगी। तमिलनाडु में कांग्रेस बची नहीं है। बंगाल में अगले चुनाव में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? आंध्र में 2004 में हम बोलेंगे कि सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन किया, यूपी बनाकर सत्ता में आ गई। उसके पीछे ताकत थी राजशेखर रेड्डी की, जिन्होंने 27 MP आके आंध्र प्रदेश जिसे तेलंगाना में शामिल हुआ, वहां से 2009 में अकेले उन्होंने कुछ 37 या 36 MP चुनकर भेजे थे। ऊपर से सरकार की बनी, तो उसके पीछे जो ताकत थी। तो आज आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, सोनिया गांधी ने ऐसी राजनीति की, आंध्र बचे ना तेलंगाना बचा, दोनों स्टेट बना दी गए जहां कांग्रेस बची तक नहीं है, कांग्रेस की कोई चीज नहीं। तो जब ये बात हो जाती है तो लड़की ले सकती हो या ये है या वो है, चौकीदार चोर है, ये सब टैगलाइन बनाने से क्या होता है? देखो, आप एडवर्टाइज इश्तेहार बहुत कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपका इस्तेमाल मुझे पसंद आया, मैं दुकान में चला जाऊँ, तो दुकान माल ही तो होना चाहिए। दुकानदार बोलेगा क्या बोल रहे हो, क्या लड़की कर सकते हो, हमारे पास ऐसा कोई माल नहीं है, क्या करोगे, क्या करोगे? तो मार्केटिंग करने वाली कंपनी आप हायर करते हो, मैं मान लेता हूँ उसकी जरूरत है, लेकिन मार्केट करने के लिए माल भी होना चाहिए, उत्पाद भी होना चाहिए। आपके पास होया कुछ नहीं है। तो ये सब करके क्या हो रहा है कि आप दिखाई देते हो, लेकिन अब जब कोई ग्राहक आपकी दुकान तक मार्केट में पहुंचता है तो आपका जो ब्रांड है वो तो वहां पहुंचे ही नहीं, और ढूंढने निकलो तो बोले ठीक है कल के वो बोले दुकानदारों को, लेकिन वो जब जाकर चेक कर रहे तो ग्राउंड में भी मां नहीं है। कांग्रेस की हालत समझना। तो आप बोलते हम ब्रांड कर रहे हैं, ब्रांड कर रहे हैं, उससे क्या होने वाला है? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होना। उल्टा आप अपने को मजाक बना रहे, इस ढंग से आप खुद को मजाक बना रहे ना। तो फिर क्या करेंगे? वो लोकसभा चुनाव के हार के बाद सिर्फ जिम्मेदारी उठाकर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद का रेजिग्नेशन दिया राहुल गांधी ने, और उसके बाद आज तक 3 साल होने को आया, इनके पास कोई अध्यक्ष नहीं बचा है, पार्टी का अध्यक्ष तक नहीं बन सकते। तो लड़की को खड़ा करके लड़ेंगे का मतलब क्या है? बाकी की बातें छोड़, पार्टी के एक अध्यक्ष चुनकर देखा, ये नहीं कर पाए और देश चलाओगे, तो आप अपने आप में मजाक बन जाते। हाँ, कोई बोलेगा नहीं, आपके क्षमता है, आपके मेहरबानी पर जो इंटेलेक्चुअल जी रहे वो तो बोलेंगे नहीं सामने से। और देखिए, इनकी बात नहीं है, सदियों से हो रहा है। दुर्योधन हो या दुशासन हो, गलती कर रहे थे, लेकिन कृपाचार्य, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य उनके ताकत थे, बोल नहीं पा रहे थे, तो गलती कर रहे हो। द्रौपदी का वस्त्रहरण हो गया तो बिल्कुल गलत बात थी। वो जो इंटेलेक्चुअल से उस वक्त के हम थे, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, कृपाचार्य, ये शब्द नहीं बोल पा रहे थे। तो आज इनको लगता है कि हम बोले तो सब इंटेलेक्चुअल, सो-कॉल्ड इंटेलेक्चुअल चुप है, अगर नहीं बोलते तो हम सही जा रहे। दुर्योधन भी सही जा रहा था, अगर उस मायने में देखे आखिर में क्या हो। भाव लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में परसेप्शन की बात करते आ रहे हैं, अखिलेश को लेकर भी लगातार बात करते आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश ने अब मैनपुरी जाकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैनपुरी तो मुलायम सिंह यादव का गढ़ है। घर है बोल रहा हूँ, घर नहीं, मैं इसको घर बोलता हूँ, ये घर आपसी बोल रहा है, खुद घर आपसी सोच रहा है। यानी खुद आप यहाँ से लोकसभा चुनकर आए हो, आजमगढ़ लोकसभा से, तो तुमने आजमगढ़ में किसी विधानसभा में खड़े रहे हो, क्यों आपको मैनपुरी चाहिए? अपने आप पर भरोसा नहीं, बाप पर भरोसा है। पिता की 70-80 से लेकर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां जा रहे हो आप, कब वापस जा रहे हो? देखो, जब सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी भी नहीं बनी थी, वहां उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनपुरी। समाजवादी पार्टी तो 92 उसके बाद नहीं है, उसके पहले जो मुलायम सिंह उनका आते थे, वह समाजवादी पार्टी भी नहीं थी। यानी उसको क्या बोलेगा कि ये पिताजी के घर भी नहीं, दादाजी के घर जा रहे, अपना घर तो है नहीं, नाना भाई, और पिता के घर नहीं। पिता मत समाजवादी पार्टी, वो तो समाजवादी पार्टी का बाप जनता दल था, जनता पार्टी थी, यानी दादा परदादा के घर जा रहे मैनपुरी का मतलब। ये टर्मिनोलॉजी हमें समझनी चाहिए। जब समझना चाहते हैं तो ये इतने पहले, और आपका पहले वीडियो में मैंने बोल दिया था, इसमें हमने 4-5 दिन पहले वीडियो बनाया जब ये घर वापसी का मजाक किया था, ये मजाक भारी पड़ा, मैंने बोला तब कोई मीडिया नहीं रहा, मीडिया इंडिया सुमेर मिलकर योगी आदित्यनाथ की मजाक उड़ा रहा, और आज खुद ये कर रहा है, तब जाके बोले अरे ये तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढने का। हमने तो ये पहले दिन बोला था, ये मजाक नहीं है, आप फंसे हो, आप डरे हो, ये मैंने बोला था आपको। लेकिन भाव पहले गोपालपुर से जा रहे थे, जहां पे वहां ये माना जा रहा था कि माय फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुस्लिम यादव का समीकरण बहुत अच्छा है, इस गोपालपुर से लड़ रहे हैं। लेकिन अब जब वो मैनपुरी पहुंच गए, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि बाप दादाओं का घर है उनका, वहां तो यादव वोट बैंक का बोलबाला है, तो यानी ये माना जाए कि माय फैक्टर पर भी अब अखिलेश को भरोसा नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या सिर्फ यादव देखना चाहते हैं, मुस्लिमों पर भरोसा नहीं है। अब बात ये यादवों पर भी वोटिंग होने का भरोसा रखा है या नहीं, ये सवाल है। बाद में बोलेगा यादव तो शिवपाल भी यादव है, अगर ये दावा देगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? क्या आखिर में ये खुद बीजेपी में चला जाएगा? मेरी समझ नहीं आ रहा, ये इतना डर सहना है कि भाई अभी योगी मुझे बच्चा वैसे कुछ करने वाला है। अरे एक चुनाव है, चुनाव इसलिए मैं बोला कि अगर हिम्मत है तो ममता जैसी हिम्मत दिखा। उसने दूसरी सीट नहीं लड़ाई और शुभेंदु अधिकारी के किले में घर में जाकर खड़ी होगी, हिम्मत उसको बोलते। डर से लोग चिल्लाए बहुत, आपको पड़ोसन फिरकी दिखी होगी तो याद होगा, महमूद मरासी बनकर पहला नहर मिल उसको धमका है, तुम आगे मत आना, तुम आगे मत आना, देखो बोला तुम आगे मत आना, और बोलते है तुम आगे आए तो हम पीछे जाएगा। ये अखिलेश अलग कर रहा है, बोलते तुम आगे का तो पीछे आएगा। तो ऐसे राजनीति नहीं होती, राजनीति परसेप्शन होती है, और परसेप्शन में लीडर होता है उसको हिम्मत दिखानी होती, हिम्मत दिखानी होती। और आप अगर सेनापति और नेता ही डरा हुआ है तो बाकी लड़ने वाले क्या लड़ेंगे? लड़ने वाले भी क्या लड़ेंगे? तो बोलेगा हमारा नेता ही डरा हुआ है, तो हम भी अपनी चढ़ी के बचे वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या करेगा? नेता बने हो तो हिम्मत दिखानी पड़ती है। देखो मोदी, ये लोग बोले इन्होंने प्रचार किया था गुजरात के वधों का प्रचार, कहते क्या बोलते उसको, शतक का जो सेंचुरी का मान आया वो वधों का प्रचार बंद थे, इन्होंने बोला था ना। अब मजाक होने क्योंकि वो तो दोबारा वाराणसी से चुना रहा है, तो मोदी जी मजाक करके नहीं लड़े थे वाराणसी से। उनको मालूम था कि वाराणसी में लड़ूंगा तो उत्तर प्रदेश में बल तो जीत पाऊंगा, लेकिन लोगों में हिम्मत आ जाएगी कि हमारा नेता अपने गढ़ से उठकर दुश्मन की जमीन पर आकर लड़ रहा है। वाराणसी से लड़ने का मतलब क्या था? तो कारण ये देखो, डर अमेठी से वायनाड ना जाना, या आपको याद होगा कि सोनिया गांधी एक साथ राबर अमेठी और वहां से लड़ी थी, कर्नाटक से, कहीं नाम याद नहीं आ रहा है, सुषमा स्वराज उनकी साथी थी। हाँ सुषमा बेलारी, तो दो जगह तो लड़ी, शायद अमेठी हार जाएगी तो कम से कम बेलरी तो कॉन्फिडेंट है वहां आ जाएगी, याद है ना? तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता। मोदी जी लड़े थे, लेकिन मोदी इसलिए लेते बड़ौदा सेफ थी, लेकिन वाराणसी में हार जाऊंगा तो नाक तो कटने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रेस लिया। जो लोग बोलते थे कि पूरा इंडिया का मतलब गुजरात नहीं होता, इनको कहाँ इंडिया मालूम है, ये बोल रहे थे ना उस वक्त 2013-14 में। तो परसेप्शन की लड़ाई थी, ये कहाँ कर खड़ा हो गया, तो ये जरूरी होता है। और यही आपको मालूम नहीं है, आप सिर्फ सीधे ढूंढते रहेंगे। नहीं, हमें मराठों के इतिहास में कोल्हापुर में पावन खंड बनाया जाता, तो शिवाजी महाराज का पीछा करते सेना मुगलों की आ रही थी, तो बाजी प्रभु बोले आप निकल जाओ, मैं अकेला लड़ूंगा। तो शिवाजी महाराज बोले भाई तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। उन्होंने बोला देखो, मराठी में बोलते कि लाखांचा पशिंदा जगला पाहिजे, लाख में चल, जैसे मर गए कोई बात नहीं, लेकिन आप नेता हो, नेता पर संगठन चलता है, आपको सुरक्षित रहना चाहिए, आप निकल जाओ, मैं अकेला देखूंगा और शायद मर जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब खुद नेता आगे आता लड़ने के लिए तो उसका सैनिक बोलता है नहीं, आपको जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि आप नेता हो, आप पर लड़ाई नंबर है, हम जैसे मरने वाले बहुत है, कोई बात नहीं। लेकिन जब नेता खुद की जान बचाकर भागता है तो लड़ने वाले भी डर जाते, वरना उसी नेता के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता। तो लीडरशिप क्या क्वालिटी होती है ये समझना जरूरी है। ये अभी अखिलेश को उसका पता ही नहीं, उससे ढूंढता रहता है। पहला एक तो सिग्नल चला गया कि को खुद की एक सीट जीतने की गारंटी नहीं है। ये 400 सीट में मेजोरिटी गारंटी कहां से लेकर, कहां से आए? तो लड़ाई वो हमेशा देखिए, लड़ाई परसेप्शन की होती है। अपने शोले का जो फिल्म है तो इसमें छोटी छोटी बातें होती, वो तो डाकू आए हुए है और ठाकुर खड़ा है, उसको शाल पहनी है और उसके सामने बंदूक पड़ी है, तो धर्मेंद्र जय देखते बोलते अरे यार तू बंदूक उठा सकता था, उससे आ जाए ना संजय कुमार को बोले तूने बंदूक तक नहीं उठाई, वो शाल गिरा देता है, उसके हाथ नहीं होता। तो सामने बंदूक होने से कुछ होता नहीं, उठाने के लिए हाथ होने चाहिए, और हाथ होने से भी नहीं हो रहा तो बंदूक चलाने की हिम्मत दिमाग में होनी चाहिए। हाथ काम करते, दिमाग काम करता है, ये जिनको पता नहीं तो पॉलिटिक्स हो और कोई भी लड़ाई हो लड़ेंगे क्या? तो अखिलेश की हालत ये इसलिए वो पहले दिन से हो रहा है यार, डिजिटल में क्या करेंगे, हमारे पास साधन नहीं है, ये पहले दिन से रो रहा है। और लड़ाई रोने से लड़ाई नहीं लड़ जाती। आपके पास क्या है उससे कुछ नहीं होता, आपके पास इच्छा होनी चाहिए। भाव परसेप्शन की बात करें तो चंद्रशेखर
भीम आर्मी का चीफ है, वो भी गोरखपुर पहुंच गया है, वहां से चुनाव लड़ रहा है। उसको मान लीजिए केजरीवाल वाराणसी गए थे 2014 में, 2019 में नहीं गए, आपको याद होगा। मोदी जी को हराना है, पूरा एक ही टैलेंट मोदी जी को हराना है। तो ऐसे अभी चंद्रशेखर आजाद को मायावती का स्पेस देना है, तो वो तो कोशिश करेगा, देखो मैं इनके साथ में खड़ा हो जाऊं। हमारे आपको मालूम नहीं होगा, भी सुना तक नहीं होगा आप लोगों ने, एक करतार सिंह थत्ते नाम के इंसान थे, हिंदुत्ववादी थे, सावरकराई थे, लेकिन थोड़ा दिमाग उनका घूम गया था। तो हर चुनाव में नेहरू के खिलाफ जाकर खड़े हो जाते थे, हर वक्त फूलपुर में नेहरू के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा है, आपको रिकॉर्ड में मिलेगा। और वो करतार सिंह का मतलब क्या, तो बोले थे हिंदू तो नपुंसक है, ये लड़ते हैं, इससे वो सिख हो गए, तो खंडर रखा है। और पूरे बाकी जनेऊ वगैरह धारण करते थे, और वो गले में ये डालकर घूमते खंजर कटिया, उसे वो इसलिए करतार सिंह नाम लिया था उन्होंने। तो वो भी जाकर नेहरू के खिलाफ लड़ते थे, और यहाँ कर महाराष्ट्र के पेपर में खबर देते थे कि नेहरू के खिलाफ करतार सिंह लड़ रहा है। इनको 1000 तक नहीं अभी भी, लेकिन वो चर्चा का विषय मजाक में हो जाता। तो चंद्रशेखर आजाद भी अलग नहीं करे, उनको मालूम है, लेकिन उससे चर्चा में आ जाते, इसको चर्चा में आना। तो उनका क्या बोलते हैं, मोटिव है वो सारे, उनको जीतना वगैरह है नहीं। ये बहुत सुनना है, मीडिया में ही है। चंद्रशेखर आजाद में पिछले कुछ 4-5 साल से सुना हो, ये तो मीडिया में है, बाकी कहाँ है मुझे दिखाई नहीं दी। वैसे तो हमारे यहाँ आरपीआई के बहुत सारे गुण मीडिया में ही दिखाई देते हैं। चुनाव आता है तब आप लोग प्रकाश अम्बेडकर बोलते हो, दो चुनाव के बीच में प्रकाश अम्बेडकर कहाँ होता है, नहीं होते। लेकिन चुनाव आता है तब कभी अलग अलग नाम से आते हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी बनेंगे, कभी बहुजन भाई महासंघ वगैरह कुछ नाम अलग अलग लेकर आ जाते, लेकिन दो चुनाव के बीच में कहाँ होते, और उसको पार्टी चलाना बोलते। मैंने अभी सबको यहाँ बोलूंगा, लेकिन बड़ी इंसान पार्टी के कोई किसी पार्टी के, तो उन्होंने पूछा था पार्टी कैसे चलेगी, तो हमने बोला आप कभी समुद्र के पास गए हो, किनारे बड़ी बड़ी लहरें उछाल कर आती है, तो यहाँ दिखा है, तो बोले 10 फुट 12 फुट भी उछाल कर जाती है, और जाती है, फिर दूसरी आती है उठती, तो जिस ऊंचाई तक वो लहर जाती है, तो दो लहरें ऊंचाई तक जाती है, उसके बीच में जो खाई होती है ना, उस खाई को पार्टी चलाना बोल रहे। तो आप आंदोलन चलाओगे, वो करोगे, वो करोगे, वो तो ठीक है, उस समय आप मीडिया के टॉप पर रहेंगे, लेकिन जो बीच में खाई है उस वक्त क्या करोगे, उस पर पार्टी चलेगी। तो वो खाई पार करना है, वो जिसको समझता है, आता है, वो चला सकता है, वो पार्टी चला सकता है। तो चंद्रशेखर आजाद का मतलब साफ है, उनको उछाल पे जहाँ है, उसके बाद दूसरा उछल देखेंगे, बीच की खाई में कुछ संगठन नहीं करेंगे, तो उनसे कोई होने वाला नहीं। और भाव जैसे कि अभी ओवैसी पार्टी भी जिन्हें टिकटों का ऐलान किया, में 2 हिंदुओं को उन्होंने उन पार्टी टिकट दिया है, यहाँ पर वो कौन सा परसेप्शन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? ओवैसी की बात है कि वो हैदराबाद की पार्टी है, वो बड़ी छटपटाहट उनकी चल रही है। अभी इनके हालत ऐसी, वो साउथ के हैदराबाद के, और हैदराबाद के बाहर इनकी कुछ चलती है। अब उनको अगर अपना प्रभाव इम्पैक्ट बनना है, तो ये तमिलनाडु जाए, ये बाकी आंध्र प्रदेश में जाए, साइड में केरला में बहुत पॉपुलेशन है, वहां जा सकते हैं, कर्नाटक में जा सकते हैं। इनको आकर बंगाल बिहार वहां जाने की क्या जरूरत है? इसका कारण समझ लीजिए, इसका एनालिसिस नेशनल मीडिया में हुआ नहीं। ओवैसी की हालत बुरी इसलिए है कि वो साउथ से, लेकिन साउथ में बहुत सारा मुस्लिम पॉपुलेशन, वहां की जो रेगुलर पार्टियां है उसमें समाविष्ट हो गया है। वो अलग मुस्लिम संगठन या पार्टी नहीं चाहता, उल्टा नॉर्थ का जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो पॉलिटिकली बहुत अलर्ट है और रिलीजियसली अलर्ट है। तो उनको चाहिए जैसा नेता ओवैसी, लेकिन वो हैदराबाद का, ये तो इनको पास भी नहीं आने देते। हाँ, उसमें कोई लोग है वही के साथ खड़े हो जाते, बाद में पार्टी छोड़कर चले जाते। तो ये दूसरे जीना होना चाहते कि देश के मुस्लिमों का नेता अगर होने तो मैं हूं, लेकिन उनकी दुर्भाग्य की बात यह है कि ये साउथ है, और साउथ में इनका कोई फॉल रहे। आप देखेंगे अन्ना डीएमके हो, फिर ये टीपी हो, हर पार्टी में आपको मुस्लिम मिलेगी, और इसलिए वो पार्टियां बीजेपी के सब खाने के लिए तरह दी है, क्योंकि वो खुद सेक्युलर माने, उनके साथ मुस्लिम है। और ये तो जो मुस्लिम पार्टी बनाना चाहते हो, इसके हमें बोलते वो अटैक सेक्युलर पार्टियों पर करते हैं, बीजेपी पर नहीं करते, इतना सेक्युलर पार्टी करते हैं, क्योंकि इनकी लीडरशिप हिंदू है। मुस्लिमों को मुस्लिम लीडरशिप उठानी चाहिए, खड़ी करनी चाहिए, ये बात ओवैसी बोलते हैं। और इसलिए इन्होंने हैदराबाद से बाहर जाकर कई राजनीति शुरू की, महाराष्ट्र में की, नांदेड़ में इन्होंने पहला चुनाव हैदराबाद के बाहर नांदेड़ में लड़ा था,
और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में ये पहले पहुंचे, उसके बाद और स्टेट में गए। लेकिन जहां जहां ये महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में गए, वो आप माइनॉरिटी चेक करो, जिसको MIC बोलते हैं, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जहां जहां नई इंडस्ट्री लगाने की महाराष्ट्र सरकार ने कोशिश की, वहां इंडस्ट्रियल बेल्ट था, वहां बड़े तौर पर नॉर्थ से जो मुस्लिम मेहनती काम करने वाले लोग हैं, वो नॉर्थ मुस्लिम है, उसमें उन्होंने ओवैसी ने अपने पैर जमाए और वहां उसके बाद वो बिहार गए, उत्तर प्रदेश अलग। लेकिन इनको कोई उत्तर प्रदेश में बिहार में घस नहीं डालता। हाँ ठीक है, बिहार में एक कुशवाहा और मायावती के साथ छा गए थे, उधर इनके 5 लोग चुनकर आए बिहार में, लेकिन ये भी उनके साथ भी रहे। बंगाल के मुस्लिम ने तो इनको घास तक मिला। लेकिन वो बीटी क्यों कहते हैं, को बीजेपी की पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि ये वोट काटने के बीजेपी के फेवर में काम कर रहे हैं? नहीं, वो तो देखिए, ये मजाक करने की तरीका है। जब किसी को बीजेपी की बी टीम बना जाता ना, मतलब वो कांग्रेस की ए टीम होती है। अब देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी बी टीम थी, उसका चीफ मिनिस्टर कांग्रेस बना, तो कांग्रेस की ए टीम कौन सी हो गई? शिवसेना। कर्नाटक में राहुल गांधी निवडणूक चुनाव के प्रचार में बोलते थे, जनता दल सेक्युलर देवेगौड़ा की पार्टी है, वो बीजेपी की टीम वोट हुआ पार्टी है। चुनाव का रिजल्ट है, कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर किसको बना? कुमारस्वामी को, तो कांग्रेस की टीम कौन सी हो गई? इसका मतलब बीजेपी की बी टीम बोल रहे, इसका मतलब कांग्रेस की ए टीम होना। असल में तो मैं मानूंगा कि आजकल कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम बन चुकी। अब चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ, आपने भी शायद उस पर वीडियो बनाया, तो उसमें अपना आम आदमी पार्टी के सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर थे, फिर बीजेपी का बना, कांग्रेस चुप बैठ गई, तो कांग्रेस किसकी टीम बन गई? बीजेपी। तो बीजेपी की बी टीम, ये सब एक मजाक शब्द बन गया, मजाक बन गया कि इसको कुछ बोले तो हाँ इसको बोलो बी टीम, तो ऐसा उससे कोई मतलब बता नहीं। बहुत चलते चलते ये बता दीजिए कि यूपी में अभी आपको ये लग रहा है कि परसेप्शन की जंग में विपक्ष पूरी तरह से पिछड़ गया है और उसमें बीजेपी जो है वो ऊपर नजर आ रही है? नहीं, उसका कारण देखिए, एक बात की है परसेप्शन और दूसरी बात होती है लड़ना। हम क्रिकेट की मैच देखते हैं तो अरे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, और कोई ये है, ऋषभ पंत है, KL राहुल है, नाम लिए जाते बड़े बड़े पुराने जमाने से, गावस्कर है, हमारा ऊपर भारी। देखो ये परसेप्शन होता है। उसी तरीके से विराट हो, गावस्कर हो, सचिन हो, रोहित हो, राहुल हो, उनको खेलना भी पड़ेगा। तो परसेप्शन एक बात होती, उसके दबाव में अपोजिशन, सामने वाली पार्टी उसके दबाव में आ जाती। लेकिन आप उसी ढंग से अगर नहीं खेले तो परसेप्शन काम करने वाली नहीं। परसेप्शन का फायदा होता है, फायदा जरूर होता है, लेकिन वो परसेप्शन असल में आने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती, उसको असल लड़ी बोलते। तो क्या मीडिया परसेप्शन खड़ा कर देता है। अभी आप मालूम है कि बहुत सारा सेक्युलर मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया मोदी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, तो वो परसेप्शन बना देते, तो परसेप्शन बनाते हैं। लेकिन उस ढंग से राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, अखिलेश हो, या तो कोई उसको खेला भी पड़ेगा ना। आपको उस ढंग से तो करना नहीं, उनको है कि परसेप्शन बनाओ, हमको जीतना है। मुझे बहुत पुरानी एक, मैं क्रिकेट पर एक किताब पढ़ी थी, जब ब्रिटिश के जमाने में ये राजे वगैरह होते, बादशाह वगैरह बाब होते थे, तो वो ब्रिटिशों की नकल करते थे, वो भी क्रिकेट खेलते थे। तो उनमें एक कोई नवाब था, उसको फास्ट बॉलिंग करनी थी। फास्ट बॉलिंग करनी है तो आधा ग्राउंड दौड़ कर आकर आपको गेंद फेंकनी पड़ेगी। तो ये तो मोटा सा था, वो तो दौड़ नहीं पाता था, तो उसने एक नौकर रखा था, वो दौड़ के आया और ये अपनी जगह से ही बॉल फेंकेगा। तो अगर दौड़ेगा नहीं तो वो स्पीड बॉल में कहां से आएगी? तो ये परसेप्शन और लड़ाई, इसमें जो फर्क है इसमें हम देख सकते हैं, ये परसेप्शन मानी जाती है, लेकिन उस ढंग से आप लड़ोगे नहीं। अब देखिए, आपको लास्ट 2017 के दिसंबर में जो चुनाव हुआ था गुजरात में, तो उसमें बहुत अच्छा परसेप्शन अपोजिशन ने खड़ा किया। मोदी ने प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद कितने से छोटा स्टेट है, मिडिल स्टेट मानते गुजरात को, 27 मीटिंगें ली, कितनी मेहनत की, उसका भी बोला गया अरे प्राइम मिनिस्टर 27 मीटिंग ले रहा है, कितनी चर्चा हुई, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था कि डेंजर है। परसेप्शन ने हमको आ सका है, अगर मेहनत नहीं ली तो गड़बड़ा जाएगी। तो मोदी जी ने 27 मीटिंगें अकेले ली थी, इसलिए गुजरात की विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि उनको मालूम था उस वक्त परसेप्शन ही भारी पड़ सकता है। तो मेहनत से परसेप्शन को हर देंगे। कितने लोग समझे, ये तो उसका भी मजाक बना दिए, वो मॉरल विक्ट्री तो राहुल की होगी। तो मोदी बोलेंगे भाई हर वक्त मॉरल ही जीते रहो, व्यवहार में तो आपको जीतना है, तो वो जरूरी होता है। हाउ परसेप्शन लाई और परसेप्शन से आधी जंग चुनाव से पहले कैसे जी जाती है, ये जो कड़ी आप बड़े अच्छे तरीके से समझाए हमारे दर्शकों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।